हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का कुसुम संस्कृत अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है महाकवि अशोक घोष का सामान्य जीवन परिचय और रचनाएं जो हम आज की क्लास में करेंगे। और इससे पहले जो है हमने कल की क्लास में हमने महाकवि भास का सामान्य जीवन परिचय किया था और उनकी जो 13 रचनाएं हैं उनका भी जो हमने सामान्य परिचय कल की क्लास में कर लिया था। और ये क्लासेस जो हम सभी महाकवियों की, नाट्य कवियों की, जितने भी हमारे कवि लगे हुए होते हैं एसटेट, टीजीटी, पीजीटी में और अदर टेट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हम जो है अपनी ये सीरीज जो है ऐसे ही चलाए रखेंगे जब तक कि हमारे सभी कवि कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। महाकवि अशोक घोष का सामान्य परिचय और उनकी रचनाएं। तो इनका सामान्य जीवन परिचय जो है, संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि अशोक घोष का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे न केवल एक महान कवि और नाटककार थे बल्कि एक उच्च कोटि के दार्शनिक, बौद्ध भिक्षु और उपदेशक भी थे। कालिदास से पूर्ववर्ती कवियों में अशोक घोष का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को सरल और सरस संस्कृत काव्य में पिरोकर जन जन तक पहुंचाया। आगे जान लेते हैं उनके जीवन काल के बारे में, समय के बारे में। ठीक है, तो उनका काल, उनका जो है समय क्या था, तो ईसा से प्रथम शताब्दी यानी कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व सम्राट कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होगा यहाँ पर बच्चों, कनिष्क होगा ये। ठीक है, कनिष्क के समकालीन, सम्राट कनिष्क के समकालीन थे ये। जन्म स्थान इनका साकेत जो आधुनिक अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, साकेत अयोध्या जो है इनका जन्म स्थान है। और इनकी माता का नाम स्वर्णाक्षी था और इनका जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। ठीक है, बौद्ध धर्म की जो महायान और हीनयान जो संप्रदाय होते हैं, तो ये जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित थे। और इनके आश्रय दाता जो है कुषाण राजवंश के प्रतापी राजा सम्राट कनिष्क थे। और इनको आर्य भदंत महाकवि और महावादी की जो है इनको उपाधियां मिली थी। ठीक है, और जो इनकी शैली है वो वैदर्भी शैली है। और ठीक है, इनकी शैली है जो वो है वैदर्भी, वैदर्भी इनकी शैली है। और इनका गुण जो है प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद गुण है। और जो है अशोक घोष के जो दो महाकाव्य होते हैं वो शांत रस प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे इनका व्यक्तित्व और कृतित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व, इनकी कृतियां और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। अशोक घोष जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। दीक्षा लेने से पूर्व वे एक प्रखर ब्राह्मण विद्वान थे जिन्होंने बाद में प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य पार्श्व या मति चेत परंपरा के अनुसार जो आचार्य वसुमित्र हैं उनके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, जो वसुमित्र थे उनके जो है उनके प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। वे कनिष्क की चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष भी थे जो कि कश्मीर में आयोजित की गई थी। उनकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था जिनके कारण उन्हें अश्व घोष, ठीक है, अश्व घोष, अश्व घोड़े और घोष जो है वो नाद, जो आवाज होती है, हिनहिनाना होता है, तो वो जब बोलते थे तो उनकी आवाज सुनकर घोड़े जो है वो हिनहिना उठते थे, इसलिए उनको जो है अश्वघोष कहा गया है। महाकवि अशोक घोष की प्रमुख रचनाएं, इनके बारे में जानते हैं अब। अशोक घोष ने महाकाव्य, नाटक और दार्शनिक ग्रंथों की रचना की। पारंपरिक रूप से उनके नाम से कई ग्रंथ जुड़े हुए हैं, परंतु ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से निम्नलिखित 4 रचनाएं जो हैं उनकी प्रामाणिक कृतियां मानी जाती हैं। जो 4 रचनाएं हैं, वैसे तो उन्होंने
जो है अनेक रचनाएं की हैं, परंतु जो ये 4 रचनाएं हैं उनकी इम्पोर्टेंट ये मानी जाती हैं। देखते हैं उनकी 4 रचनाएं जो हैं। बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरितम जो है, बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदन ये उनके 2 महाकाव्य हैं, ठीक है। सारीपुत्र प्रकरण और जो वज्र सूची ये इनके, ठीक है, सारीपुत्र प्रकरण जो है इनका नाटक है और वज्र सूची जो है ये दार्शनिक और खंडन ग्रंथ है, ठीक है। बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम जो है ये महाकाव्य, इसमें 28 सर्ग हैं। 14 सर्ग जो है मूल संस्कृत में इनके उपलब्ध होते हैं, ठीक है। 14 सर्ग ही जो है वर्तमान में संस्कृत में इनके उपलब्ध होते हैं। और यह महाकाव्य जो है शांत रस प्रधान है, ठीक है। दो जो बुद्ध चरितम महाकाव्य है वो है उसमें शांत रस है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा कि प्रधान रस कौन सा, अंगी रस कौन सा है, तो इसमें अंगी रस प्रधान रस जो है वो शांत रस है, ठीक है। इसमें बुद्ध का जीवन चरित्र और उनके सिद्धांत वर्णित हैं, बता देती हूँ थोड़ा मैं आपको। और इसमें बुद्ध के जन्म से लेकर महानिर्वाण तक की कथा वर्णित है। बुद्ध के घोड़े का नाम इसमें कंथक था, ठीक है। प्रश्न बन जाता है कि बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, तो बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। इसके नायक बुद्ध धीरोदात्त कोटि के नायक होते हैं। और संस्कृत में प्राप्त बुद्ध चरितम बुद्ध के जन्म से लेकर बुद्धत्व की प्राप्ति तक के प्रतिपादन करता है। और शेष भाग में बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण से लेकर अशोक के द्वारा स्तूपों के निर्माण की तक की कथा इसमें विस्तृत है। और इसके अनुसार बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक वन में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, यह बुद्ध चरित के अनुसार है। और इसके जो है 28 सर्गों का तिब्बती भाषा में अनुवाद प्राप्त होता है। संस्कृत में तो जो है 14 सर्ग ही उपलब्ध हैं और तिब्बती भाषा में जो है इसमें 28 सर्ग उपलब्ध हैं, ठीक है। और चीनी, इसका जो है चीनी अनुवाद फो सो हिंगत सन किंग धर्म क्षेत्र नामक भारतीय बौद्ध भिक्षु के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो अब जानते हैं हम सौंदर्य नंदम के बारे में। सौंदर्य नंदम जो महाकाव्य है इसमें 18 सर्ग हैं, ठीक है। यह जो है अश्वघोष का दूसरा महाकाव्य है। यह दर्शन प्रधान काव्य है, ठीक है। और इसमें भी जो है शांत रस है, ठीक है। बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम दोनों में जो है शांत रस है। और सौंदर्य नंदम में जो है नंद जो है उनका बुद्ध का जो है सौतेला भाई होता है। और इसमें नंद और सुंदरी की कथा वर्णित है, ठीक है। और जो नंद होता है सौतेला भाई होता है बुद्ध का, वह अपनी पत्नी सुंदरी से जो है उस पर बहुत आसक्त था और उसको अपनी ओर आकृष्ट कर बुद्ध ने उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और इसके प्रथम सर्ग में बुद्ध की जन्मभूमि कपिल वस्तु को बताया गया है, इसका वर्णन है इसमें, ठीक है, ठीक है। बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उनकी अनुपम सुंदरी पत्नी जो बहुत सुंदर थी, तो उसके विरह और नंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की जो है इसमें कथा है। आगे है सारी पुत्र प्रकरण, यह नाटक है, इसमें 9 अंक हैं, ठीक है। सारी पुत्र प्रकरण में 9 अंक हैं। सारीपुत्र और मोदग्लायन के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने की घटना पर आधारित संस्कृत का प्रथम प्रामाणिक रूपक है। आगे है हमारा वज्र सूची। वज्र सूची जो है ये दार्शनिक खंडन ग्रंथ है, ठीक है। ये दार्शनिक खंडन ग्रंथ है और वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा पर तीखा प्रहार करते हुए क्रम पर आधारित श्रेष्ठता का जो है इसमें प्रतिपादन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है इनके विषय में बताया ही गया है। इन्हीं के विषय में भूचरितम, सौंदर्यनंदन, सारीपुत्र प्रकरण और वज्र सूची, तो इनके विषय में जो है इसमें बताया गया है।
और जो इनकी अन्य रचनाएं हैं वो जैसे राष्ट्रपाल चरितम भी इनकी रचना है। राष्ट्रपाल चरितम जो है एक नाटक है और इस नाटक को भी राहुल सांकृत्यायन ने अशुघोषकृत माना है। ठीक है, राष्ट्रपाल चरितम जो नाटक है इनका, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राष्ट्रपाल चरितम। ठीक है, थोड़ा सा परिचय इनकी और रचनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रपाल चरितम, ठीक है, तो यह भी जो है इनका नाटक है और राहुल सांकृत्यायन ने अशुघोष की रचना ही इसको माना है। यह एक गेय नाटक है, यानी कि गाने योग्य नाटक है। ठीक है, फिर है उर्वशी संयोग, नहीं उर्वशी संयोग नहीं, उर्वशी वियोग। ठीक है, उर्वशी वियोग, इसमें जो है महापंडित जो राहुल हैं, राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने अश्वघोष की प्रथम संस्कृत नाट्य रचना को स्वीकार किया है और उनके विचार से उर्वशी वियोग एक सुंदर एवं सफल रचना है। ठीक है, आगे है गंडी स्तोत्र गाथा, गंडी स्तोत्र गाथा, यह भी इनकी रचना है और इसमें जो है अश्वघोष का यह गीति काव्य भी कहा जाता है और इसको घंटी का संस्कृत स्तोत्र और घंटी सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, गंडी स्तोत्र गाथा को घंटी का संस्कृत स्तोत्र एवं घंटी सूत्र भी कहा जाता है। और है कल्पना मंडितिका। ठीक है, एक है कल्पना मंडितिका, कल्पना मंडितिका। ठीक है, एक रचना ये है इनकी और एक सूत्र अलंकार, सूत्र अलंकार। ठीक है, तो सूत्र अलंकार ये आप नोट कर लीजिएगा पहले, सूत्र अलंकार और महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र, एक रचना ये भी है इनकी, महायान एक मिनट दोबारा से लिख देती हूँ, महायान महा क्या हो रहा है, महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र। ठीक है, एक रचना ये भी है इनकी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नेट जेआरएफ में है उनमें जो है ये जो सभी रचनाएं हैं इनकी, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी जो है महाकवि अश्वघोष की रचना है, तो इसलिए जो है आप इनके सभी के नाम नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं, अश्वघोष की काव्य शैली जो है सरल, स्वाभाविक और प्रसाद गुण से युक्त है। ठीक है, वे जटिल अलंकारों के जाल में न फंसकर भावों की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता देते हैं। अनुप्रास, उपमा और रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास, उपमा और रूपक ये तीन अलंकार जो हैं अश्वघोष के प्रिय अलंकार हैं। प्रकृति चित्रण में भी उनकी कला अनूठी है। कालिदास ने अपने काव्यों रघुवंश और कुमार संभव में अश्वघोष के कई भावों और उपमाओं को आदर्श मानकर ग्रहण किया है। तो इनसे पता चलता है कि जो अश्वघोष है वो कालिदास से पूर्व के कवि हैं। ठीक है, तो अगली जो है, हाँ अगले जो हमारे कवि रहेंगे वो कालिदास ही रहेंगे। ठीक है, तो ये क्लास बच्चों यहीं तक थी और इसमें जो है मैंने अश्वघोष का सामान्य परिचय और जो उनकी सभी रचनाएं हैं इम्पोर्टेंट वो सभी आपको बता दी हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक दिया कीजिए बच्चों, और जो है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।